हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ बेटा ओलंपियाड बेस कैंप के इस सीरीज में एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। एंड इस लेक्चर का नाम है बेटा एंजाइम्स, राइट। जैसा कि मैंने आपको थर्ड लेक्चर में भी बोला था बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एंजाइम्स पे करने वाले हैं। ओके। और ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है? क्योंकि एंजाइम्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। तो जब भी आप बेटा बायोलॉजी पढ़ते हो, वहाँ पे हमेशा जब भी आप प्लांट पढ़ो, एनिमल्स पढ़ो, कोई भी बायोलॉजी आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे एंजाइम्स वर्ड आते रहते हैं। और कई बार बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं सर ये एंजाइम है क्या, राइट। तो आज इस लेक्चर में बेटा हम लोग एंजाइम्स क्या है, कैसे काम करते हैं, क्यों हमें एंजाइम्स की जरूरत है, इन सारी चीजों को बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, राइट। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जैसे कि बेस कैंप का हमारा जो मेन मोटो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसी डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। यस। तो आज की क्लास में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? एंजाइम्स। चलो जी बेटा, तो इस पूरे लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं बेटा, देख लो जरा सा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ओके। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एंजाइम काम कैसे करता है, राइट। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। तो हम लोग यहां पे मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। ये चार मेजर जो टॉपिक्स हैं एंजाइम की, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ग्रेट बेटा, स्टार्ट कर लें। यस, चलिए। वेरी फर्स्ट थिंग, एंजाइम्स, राइट। एंजाइम होते क्या हैं, राइट। क्यों इसकी हमें जरूरत है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे पहला सवाल, राइट। लेट्स सी। देखो बेटा, एंजाइम्स होते क्या हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम्स are biocatalysts। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? बायोकैटलिस्ट्स होते हैं। आप बोलोगे सर ये तो पहले वर्ड में ही आपने एक और बाउंसर मार दिया कि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट हैं, पर हमें तो यही नहीं पता कि बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज समझो, जब भी हम बात कर रहे हैं बायोकैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट क्या होता है, देखो जरा सा बेटा। बायो का मतलब क्या है? लाइफ, राइट। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है ये हमें समझना है। समझो, कैटलिस्ट्स आर मॉलिक्यूल्स। ओके। या तो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी एलिमेंट्स हैं। ओके, आर मॉलिक्यूल्स दैट increases the rate of a chemical reaction, right. So catalyst क्या होते हैं? Catalyst है molecules that increases the rate of a given chemical reaction, chemical reaction। ठीक है बेटा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसका रेट कोई मॉलिक्यूल अगर बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? बायो कैटलिस्ट होते हैं, मतलब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया? दैट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसका मतलब एक चीज तो आपको इमीडिएटली समझ में आ रही है कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ओके, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। देख लो बेटा, इसका मतलब क्या है? जो कैटलिस्ट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स, राइट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। और दूसरे क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक, या इन्हीं को हम बोल देते हैं बायो कैटलिस्ट्स।
ठीक है, और ये बायो कैटलिस्ट ही और कुछ नहीं होते हैं बल्कि दीज आर एंजाइम्स, दीज आर एंजाइम्स बेटा। क्लियर है? अब समझो, ये दोनों जो कैटलिस्ट हैं इन दोनों में थोड़ा अंतर है, कुछ बेसिक अंतर है। क्या अंतर है बेटा? जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के नहीं बने हैं, ये मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेकेंडली, ये जो कैटलिस्ट है वो बेटा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अच्छे से काम करते हैं। ओके, लेकिन जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स हैं, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज़्यादा आप चेंज करेंगे तो दोनों ही केस में इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो देख लो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स दे आर इनऑर्गेनिक और क्या होते हैं? देयर एक्टिविटी इंक्रीजेज विथ increase in temperature and pressure। मतलब क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर एक्टिव एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट? मतलब क्या है? remains active at high टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट है बेटा? लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स या एंजाइम्स की, तो याद रखना बेटा, ये जो होते हैं आर ऑर्गेनिक इन नेचर। नाम से ही क्लियर है, ऑर्गेनिक इन नेचर। ये मोस्टली क्या होते हैं, अभी इसके बाद में दिखाऊंगा, ये मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं या कभी कभी आरएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ओके, वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अभी देख लो, आर ऑर्गेनिक इन नेचर, या ब्रैकेट में लिख देते हैं मोस्टली प्रोटीन्स। मोस्टली क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। सेकेंडली, आर फंक्शनल in a narrow range of temperature and pressure। ठीक है बेटा? तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में ही एक्टिव रहते हैं, इसके बाद ये काम नहीं करते। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज ऑर्गेनिक या बायो कैटलिस्ट, जिसको हम एंजाइम्स भी बोल रहे हैं। समझिए बेटा, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट कर क्या रहे हैं? किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। एंजाइम भी वही काम कर रहा है और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी वही काम कर रहा है। क्लियर? एंजाइम का एक्चुअल नेचर क्या होता है वो देख लेते हैं। सी, जब भी बेटा हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की, फिर से हम लोग वापस बेटा मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं, है ना? हमने कैटलिस्ट का कर लिया क्लासिफिकेशन, वापस हम लोग एंजाइम पे आ जाते हैं। मेन पॉइंट हम लोग बोलते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। और ये हमेशा अपने किस स्ट्रक्चर में होते हैं? टर्शियरी और क्वाटरनरी। जब प्रोटीन पढ़ाया था बेटा पिछले लेक्चर में, तो आपको बोला था कि प्रोटीन जो होते हैं ये अपनी बायोलॉजिकल फंक्शन अपने टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही शो करते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में शो नहीं करते हैं। एंड दिस पॉइंट होल्ड्स ट्रू इवन फॉर द एंजाइम्स। ठीक है? तो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स इन देयर टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था बेटा कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये टेम्परेचर और पीएच से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। नहीं, जैसे ही हमने किसी प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाया था वो डिनेचर हो जा रहा था, पीएच भी चेंज करने पे प्रोटीन डिनेचर हो जाते हैं। सिंस एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन्स हैं, इसीलिए ये एंजाइम्स एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे ही काम करेंगे। अगर आप एंजाइम का टेम्परेचर, पीएच या प्रेशर को बहुत ज़्यादा चेंज करोगे तो एंजाइम
जो है, जो कि एक प्रोटीन है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, एंड इन दैट केस एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। इसीलिए हमने क्या बोला था कि एंजाइम्स ओनली रिमेन एक्टिव इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ में आ रही है बेटा? यस, चलिए। सो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स इन देयर टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यहीं पे लिखिए। हाउएवर few RNA molecules also acts as enzyme, also act as enzymes, ठीक है। Such enzymes जो RNA के बने होते हैं are called ribozymes, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? राइबोजाइम्स। राइबो फॉर आरएनए, जाइम फॉर एंजाइम। सो राइबोजाइम को आप कैसे पढ़ सकते हो बेटा? आप इसको लिख दो, दैट इज आरएनए प्लस एंजाइम। ऐसा आरएनए जो एंजाइमेटिक बिहेव करे उसको हम क्या बोल देते हैं? राइबोजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट सम एंजाइम्स कैन ऑल्सो बी आरएनए। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझ लो, राइट? एग्जाम्पल जरूरी है। यहां पे स्टार करके हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ राइबोजाइम्स। ऐसे राइबोजाइम्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, देखो बेटा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि आरएनए है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये क्या होता है बेटा? इट इज नथिंग बट 23S rRNA in prokaryotes और 28S rRNA in eukaryotes। तो ये बेसिकली में क्या है? आरएनए है बेटा। इट इज आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए भी बेटा कई तरह के होते हैं, और जो भी अलग अलग तरह के राइबोसोमल आरएनए होते हैं उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस वैल्यू, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वैल्यू। ओके, ये 23S rRNA है और ये 28S rRNA। ये दोनों rRNA हमें राइबोसोम्स में मिलते हैं बेटा। कहाँ मिलते हैं? राइबोसोम्स में। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। तो बेसिकली राइबोजाइम के अंदर ये जो rRNA है यही एंजाइम की तरह काम करते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, करेक्ट। कैसे करवाते हैं? बाय कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। अब याद कीजिए बेटा, पिछले लेक्चर में जब आपको प्रोटीन पढ़ाया था तो मैंने बोला था प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, करेक्ट। अब ये हेटेरोपॉलीमर बनता कैसे है? एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से लिंक हो रहा था बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनना इज अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल फॉर पेप्टाइड बॉन्ड, समझ में आ रहा है? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये बेटा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि एंजाइम खुद एक आरएनए है। क्या है? आरएनए। यानी कि ये किसका एग्जांपल है बेटा? राइबोजाइम। यस, चलिए, करता क्या है बेटा? दिस catalyzes synthesis of proteins by catalyzing peptide bond synthesis। बात समझ में आ रही है? बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा। तो पहला आपने एग्जांपल देख लिया राइबोजाइम का, दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ओके, चलिए एक और एग्जांपल आपको पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। सेकंड एग्जांपल,
बेटा बहुत सारे ऐसे SNRNA होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जो कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं, राइट। अब स्प्लाइसिंग एक ऐसी चीज है जो कि 9th-10th के बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे, बट जब बेटा आप जेनेटिक्स में आओगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स जब पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नॉट जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पे बेटा आपको पढ़ना होता है कि कैसे हम लोग एक mRNA का मैचुरेशन करते हैं, कैसे हम इंट्रॉन और एक्सॉन जो एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA में, HNRNA में, तो उसमें से कैसे हम इंट्रॉन्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। ये रिमूव करने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करवाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स, राइट। स्प्लाइसियोसोम के अंदर जो कैटालिसिस करवाता है वो भी एक RNA है, दैट इज SNRNA, राइट। तो राइबोसोम, सॉरी, राइबोजाइम का दूसरा एग्जांपल क्या है, स्प्लाइसियोसोम। यहां पे बस इतना लिख लीजिए, स्प्लाइसियोसोम, वो भी क्या है, एक तरह का राइबोजाइम है। क्लियर है बेटा। अब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आप स्प्लाइसिंग पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये SNRNAs क्या होते हैं, ओके, U6 SNRNA वगैरह क्या होता है। क्लियर है। तो यहां पे लिख देता हूं स्प्लाइसियोसोम, और यहीं पे लिख देता हूं SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ओके बेटा, चलिए, तो राइबोजाइम्स क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने बोला कि एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन्स, बट सम एंजाइम्स कैन बी RNA एज वेल, ठीक है। और जो एंजाइम्स RNA होते हैं, या जो RNA एंजाइम्स होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, राइबोजाइम। बाकी जो प्रोटीन के बने हुए एंजाइम्स, उनको हम नॉर्मल एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है। यानी कि नॉर्मली एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। क्लियर हो गया, यस, एब्सोल्युटली। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चलिए, कुछ बेसिक सी और चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। जैसे कि इधर देखिए बेटा, जो एंजाइम्स होते हैं इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो बेटा, तो एक वर्ड होता है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी क्या होता है बेटा, इट इज स्टडी ऑफ एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। जब भी बेटा हम लोग एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं, तो विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड, विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड। तो बेटा याद रखना कि एक एंजाइम है जिसका नाम है बेटा जाइमेज, ओके, जाइमेज। और इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था बकनर ने। किसने किया था बेटा, बकनर। तो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड कौन सा बेटा, जाइमेज फ्रॉम ईस्ट, जो बेटा फंजाई होता है, ईस्ट, राइट, बेकिंग, बेकर्स ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae. So first enzyme discovered is Jaimez from yeast by Buckner. साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ओके, बकनर। ये कौन है, ही इज अ साइंटिस्ट। क्लियर हो गया बेटा। ये पहला एंजाइम डिस्कवर्ड है, लेकिन ये पहला एंजाइम प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड नहीं है। The first enzyme that was purified and crystallized was urease, okay, by J.B. Sumner. देख लो बेटा, first enzyme to be purified and crystallized, ये कौन है बेटा, this enzyme is called urease, right, from jack bean seeds by साइंटिस्ट कौन है बेटा, तो साइंटिस्ट का नाम है दिस वाज बकनर, एंड साइंटिस्ट इन दिस केस वाज J.B. Sumner, right, J.B. Sumner.
जेबी समनर। क्लियर बेटा? तो देखो जो एंजाइम्स है इनके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखो। पहला एंजाइम डिस्कवर जो किया गया था वो कौन है? जाइमेज। किसने किया? बकनर ने। लेकिन पहला एंजाइम जो कि प्यूरिफाई किया गया क्रिस्टल के फॉर्म में एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, तो इसको क्रिस्टलाइज किया गया था, राइट? पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया गया दैट वाज यूरिएज बाय जेबी समनर। आप बोलोगे क्रिस्टलाइज क्यों किया बेटा? तो सर देखो देखो बेटा, क्रिस्टलाइज इसलिए किया ताकि क्रिस्टल जब बन जाएगा तो उसका हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर क्या है ये हम पता कर सकते हैं, राइट? किसी भी एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर क्या है ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता चलती है, और उसके लिए हमें सबसे पहले एंजाइम को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है। तो पहला एंजाइम जिसको क्रिस्टलाइज किया गया, जिसका स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से अच्छे से समझा गया, दैट वाज यूरिएज बाई जेबी समनर। ओके, और ये एंजाइम हमें मिला कहां से था? कहां से इन्होंने निकाला था? फ्रॉम द सीड ऑफ फ्लैट बीन्स, जिसको हम जैक बीन सीड्स भी बोलते हैं। बीन्स होते हैं ना जो हम खाते हैं सब्जी की तरह, तो उसी बीन की एक प्रजाति है जैक बीन, फ्लैट बीन्स होते हैं, उसी से निकाला गया था। क्लियर है बेटा? चलिए, अब ये बेसिक चीजें तो हमने बात कर ली हैं बेटा, लेकिन अब समझो कि अभी तक आपको एक चीज समझ में नहीं आई होगी कि एंजाइम की इतनी जरूरत है ही क्यों हमें, राइट? हम एंजाइम इतना क्यों करते हैं? देखो बेटा, होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो उसको मेटाबॉलिज्म करना है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन्हीं सारे केमिकल रिएक्शंस के सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है ना बेटा, केमिकल रिएक्शन, जैसे जैसे आप टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे केमिकल रिएक्शंस का स्पीड भी बढ़ता रहता है। ओके, तो जैसे जैसे हम स्पीड टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ता रहता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उसके प्रोटीन खराब हो जाएंगे। तो एट द बॉडी टेम्परेचर जो हमारा, जैसे मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमंस के अंदर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, इस टेम्परेचर पे कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो तरीके से होगा, राइट? बहुत ही स्लो स्पीड से होगा, और जिस स्लो स्पीड से केमिकल रिएक्शन होगा उसी स्पीड से हमारा मेटाबॉलिज्म होगा। क्लियर है? अब अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मेटाबॉलिज्म और फास्ट चाहिए क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या किसी भी एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। उस स्पीड से मेटाबॉलिज्म अपने आप उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो पाता। तो हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए? एंजाइम। किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स। क्योंकि एंजाइम्स क्या करेंगे? इवन एट द बॉडी टेम्परेचर दे विल इनहैंस और दे विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होना है सिग्निफिकेंटली। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें एंजाइम्स चाहिए। अब इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे ये सारा कुछ होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लूं, यहां देखिए बेटा, एग्जाम्पल मैं ले लूं अगर बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का, राइट? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, यहां पे एक छोटा सा हेडिंग डाल देते हैं, वाई डू वी नीड एंजाइम्स। वाई डू वी नीड एंजाइम्स। ओके, सबसे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। वाई डू वी नीड एंजाइम्स बेटा, तो याद रख लो, वी नीड एंजाइम्स टू कैरी आउट या टू catalyze chemical reactions required for our survival at required rate at our physiological conditions.
ठीक है बेटा, हमें एंजाइम्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वी नीड एंजाइम्स टू कैटेलाइज केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल एट रिक्वायर्ड रेट, जो हमें जरूरत है, जिस स्पीड की जरूरत है उस स्पीड पे हो, एंड एट आवर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें चाहिए। अब इस चीज को आप एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, राइट? से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो देखो बेटा, हमारे बॉडी में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 बनता है, करेक्ट? और ये जो CO2 है इसको हमें अपने बॉडी से रिमूव करना होता है। हमारा CO2 कहाँ बना है? टिश्यूज में। और इस CO2 को हम अपने बॉडी से बाहर रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए CO2 का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए टिश्यू टू लंग्स। और ये ट्रांसपोर्ट मेनली किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट आयंस। इसके लिए होता क्या है समझो, जो भी हमारा CO2 है इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वी फॉर्म H2CO3। क्या बनाना होता है बेटा? H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। और फिर ये कार्बोनिक एसिड बेटा डिसोसिएट कर जाता है इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है? एंड मैक्सिमम CO2 इन आवर बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है? तो अगर हमें जल्दी जल्दी काम करना है या हमें दौड़ना है, भागना है, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमें उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें उतना ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जितना हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे उतना CO2 बनेगा, एंड दैट मच CO2 नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। रिमूव करने के लिए हमें पहले इस CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना है? कार्बोनिक एसिड। और फिर कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। फिर लंग्स से इस CO2 को हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर है जी बेटा? अब देखो, एट रूम टेम्परेचर या एट आवर बॉडी कंडीशंस, समझो एट रूम टेम्परेचर की बात कर लेता हूं। एट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है बेटा? एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन बेसिकली मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर की बात हो गई है। ये जो रिएक्शन है बिना किसी एंजाइम के हेल्प के, राइट, एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेट ऑफ H2CO3 फॉर्मेशन विदाउट एनी एंजाइम, विदाउट एनी एंजाइम कितना होता है बेटा? It is 200 molecules per hour। बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन however in presence of carbonic anhydrase enzyme, carbonic anhydrase enzyme, the rate is equal to 6 lakhs molecules per second। कितना हो गया बेटा? 6 lakhs molecules per second। देखो जरा सा, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? अभी आपको बात समझ में आ रही है कि हमें एंजाइम्स की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? यानी कि सेम रिएक्शन बिना अगर किसी एंजाइम के हो रहा था तो यहां पर कार्बोनिक एसिड कितना बन रहा था? 200 पर आवर स्पीड ये थी। लेकिन अगर सेम रिएक्शन बेटा, सेम रिएक्शन अगर हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो ये कितना बन रहा है बेटा? वन सेम चीज रहा है। नाउ इट्स स्पीड इज 6 lakhs
पर सेकेंड, आवर की भी बात नहीं हो रही है बेटा, पर सेकेंड। क्लियर है? तो इतना ज्यादा रेट में इंक्रीज हो जाता है एट द रूम टेम्परेचर ओनली या एट द फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। क्लियर है? दैट्स वाई वी नीड एंजाइम्स। बात समझ में आ रही है बेटा? एंजाइम की हमें जरूरत क्यों है? देखो, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर एंजाइम्स नहीं होगा तो वो केमिकल रिएक्शन स्लोली होंगे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे इतने स्लो मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है? क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ओके? अगर हमें जिंदा रहना है तो उस रिएक्शन को बहुत फास्ट करने की जरूरत है। फास्ट करने का एक तरीका है टेम्परेचर बढ़ा दो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हमारे बाकी प्रोटीन्स खराब हो जाएंगे। तो हमारे पास चैलेंज क्या था कि सेम टेम्परेचर पे हमें उस रिएक्शन के रेट को बहुत फास्ट करना है, और ये काम कौन करवाता है? एंजाइम्स। इसीलिए एंजाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन ठीक से नहीं होगा एंड वी विल नॉट सर्वाइव, वी विल डाई। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये एक एग्जांपल आपने देख लिया किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। अगर आप इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को देखोगे तो यहां पे एक बेटा फन फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। फन फैक्ट देख लो। अगर हम बेटा कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करना बेटा, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैं यहां पे एक रफ नंबर दे रहा हूं, यू विल फाइंड दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज enzyme increases the rate of this reaction by more than 10 million times। mn का मतलब क्या बेटा? मिलियन। ओके, बाय मोर देन 10 मिलियन टाइम्स। समझ रहे हो? इतना ज्यादा बढ़ा देता है, इसीलिए एंजाइम्स हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर बेटा? हाँ जी। तो अब आपको समझ में आ गया कि व्हाई डू वी नीड एंजाइम्स। क्लियर? चलिए कुछ और बात करते हैं हम लोग। देखो, सेकंड इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोग देख सकते हैं कि ये एंजाइम ऐसा करता क्या है। हाउ डज एंजाइम ऐसा क्या करता है? हाउ डज एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच अ इंक्रीज इन द रिएक्शन? राइट? सेकंड फैसिनेटिंग क्वेश्चन यही तो हमारे दिमाग में आ रहा है, राइट? कि हाउ डज एंजाइम्स वर्क, व्हाट इज दिस एंजाइम्स लुक लाइक, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एंजाइम। करेक्ट? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। अब देखो जरा सा, देखो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की, जब भी बेटा हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की, तो नेक्स्ट चीज देखो, वी आर गोइंग टू सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये एंजाइम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इतना ज्यादा बढ़ा देता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखो बेटा, सबसे पहला चीज कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर highly specific for their substrate and the chemical reaction that they catalyze, देखो बेटा, होता क्या है, जो भी एंजाइम्स होते हैं ना, ये मोस्टली प्रोटीन्स हैं, और हर एंजाइम का एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। राइट? जो भी एंजाइम की प्रॉपर्टीज होती है वो मेनली इसके स्ट्रक्चर की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? स्ट्रक्चर की वजह से होती है। सेकंड, एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक structure and their catalytic property
is by the virtue of their structure, is by the virtue of their three dimensional structure. ठीक है बेटा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उनकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है उस स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है, राइट। तो सिंस इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के साथ जो उसका सबस्ट्रेट होता है वो उससे बाइंड कर सकता है, इसीलिए सबस्ट्रेट और जो एंजाइम होते हैं वो भी एक दूसरे के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, राइट। नॉट ओनली दिस, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन करवाएंगे इसके लिए भी एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होता है। क्लियर। थर्ड चीज समझो, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली क्या है, प्रोटीन्स हैं, इसीलिए दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड पीएच। ठीक है, ये अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करते हैं, ठीक है, या इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर और पीएच को वैरी करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में एंजाइम्स आर एक्टिव या फंक्शनल only in a narrow range of temperature and pH। ठीक है बेटा, आप इससे अगर चेंज करेंगे तो इनका एक्टिविटी लॉस हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ देखो बेटा, जो भी एंजाइम्स होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दे नेवर, एंजाइम्स नेवर गेट used up in the chemical reaction। ठीक है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसका भी ये कैटालिसिस कर रहे हैं उसमें ये खुद यूज अप नहीं होते हैं। एंजाइम्स नेवर गेट यूज्ड अप, और इसीलिए इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कैटालाइज या कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये खुद यूटिलाइज नहीं होते हैं, ये खुद यूज अप नहीं होते हैं। एंजाइम अपना काम करेगा और फिर से खाली हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा एंड देन इट गेट फ्रीड अप ताकि वो दूसरा रिएक्शन करवा सके। क्लियर है। लेकिन सेम रिएक्शन, क्योंकि ये अपने रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। यानी कि अगर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो वो हमेशा एक ही काम करेगा कि वो CO2 और H2O को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, या H2CO3 को CO2 और H2O में वापस बैक कन्वर्ट कर देगा। रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर है, याद रखना ना बेटा। फिफ्थ, मोस्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ये सब इनके प्रॉपर्टीज है बेटा। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्लियर है। और कुछ चीजें समझिए बेटा। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स increases the rate of reaction by bringing down the activation energy barrier, ठीक है बेटा। ये कैसे काम करते हैं, तो ये एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करके रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। करेक्ट है, या रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। अब इस पूरे प्रॉपर्टीज से या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम से आपको एक चीज तो निकल के आ गई कि ये एनर्जी बैरियर या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होता क्या है, राइट। देखो बेटा, यहां पे समझेंगे जरा सा। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, यहां देखिए, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, देयर इज ए कंपाउंड, राइट, मतलब ए है, मे बी ए प्लस बी विल रिएक्ट एंड फॉर्म सी, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन,
या फिर ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ कंपाउंड एस दैट चेंजेस इनटू कंपाउंड पी. दिस इज अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. करेक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से या तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल बनके एक नया थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल बन जाता है, या फिर एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इन अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और इट कैन बी दैट देयर इज अ कंपाउंड एक्स दैट कैन डिसोसिएट इनटू वाई एंड जी. यही तो होता है मेनली बेटा, राइट. यही सारी चीजें होती हैं. तो केमिकल रिएक्शन यही होता है, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो. इन एनी केमिकल रिएक्शन some old bonds are broken and new bonds are formed such that reactant या reactants is converted into a new molecule that is product. करेक्ट है बेटा, यही तो होता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से अब जो पुराना एक मॉलिक्यूल है या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वो नए मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं. करेक्ट है बेटा, यही सारी चीजें होती हैं. करेक्ट. जैसे हमने बात की CO2 और H2O, दो क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स. ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स. राइट. तो CO2 और वाटर वहां पे क्या था, रिएक्टेंट. CO2 और वाटर रिएक्ट किया और एक नया मॉलिक्यूल बना दिया H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. तो उसमें हुआ क्या होगा, CO2 और H2O के कुछ बॉन्ड्स टूटे होंगे और फिर वो आपस में रिएक्ट करके H2CO3 बनाए होंगे. तो पहले कुछ बॉन्ड टूटा होगा और फिर कुछ नए बॉन्ड्स बने होंगे, तभी तो H2CO3 बना. क्लियर है बेटा. अब समझो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए इसका मतलब सबसे पहले कुछ बॉन्ड्स टूटने हैं. अगर बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. राइट. एनर्जी देनी पड़ेगी. करेक्ट. तो होता क्या है, इधर देखिए बेटा, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, just look at it. जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं. राइट. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी. क्या ले रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. राइट. और यहां वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, यहां पे हम लोग ले रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. बेसिकली टाइम के साथ क्या चेंजेस हो रहा है. ओके. सबसे पहले मान लेते हैं, इधर देखिए बेटा, कुछ मैं लाइंस यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इधर देखिए बेटा, मान लीजिए कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट. किसका बेटा, सबस्ट्रेट का. जो भी मेरा केमिकल रिएक्शन है उसका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है उसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है. अब सबसे पहले हमें इस सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है तो इसके कुछ पुराने बॉन्ड तोड़ने होंगे.
पुराने बॉन्ड जब टूटेंगे बेटा तो तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के बाद जब बॉन्ड टूटेंगे, जब बॉन्ड बेटा टूटेगा तो उसकी वजह से अब ये सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट बचा नहीं, ये तो कोई नया ही मॉलिक्यूल बन गया है या कुछ बीच का मॉलिक्यूल बना है विच इज चेंजिंग, जो कि चेंज हो रहा है इनटू प्रोडक्ट। तो ना ही तो ये सबस्ट्रेट है ना ही प्रोडक्ट है, ये बीच का कोई मॉलिक्यूल है। इसी को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। समझो, ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स टूट गए हैं, अभी कुछ बॉन्ड बनने हैं जिससे कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अभी ये प्रोडक्ट बना नहीं है, ये बीच के किसी लिम्बो स्टेट में है बेटा। ठीक है, दैट स्टेट हैज एक्चुअली में हाई एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने ऑलरेडी एनर्जी दी है, इसीलिए जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा क्या है बेटा? ज्यादा है। क्लियर है? जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है बेटा, ध्यान देंगे, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सो दैट हम इसको ट्रांजिशन स्टेट तक भेज सकें, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, EA, या इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। करेक्ट? तो इतनी एनर्जी देने के बाद वो कहां चला गया? ट्रांजिशन स्टेट में। कुछ बॉन्ड्स टूट चुके हैं, अब कुछ नए बॉन्ड बनेंगे जिसकी वजह से अब ये सबस्ट्रेट नहीं रहेगा, अब एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा प्रोडक्ट। क्योंकि सेम जो बॉन्ड टूटे हैं वो नहीं बन रहे हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूटे हैं और कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब जो मॉलिक्यूल होगा उसमें कुछ नए बॉन्ड होंगे, यानी कि इंटायरली नया मॉलिक्यूल होगा, एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दैट न्यू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। P फॉर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही? तो सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। जब ये बॉन्ड बनेगा तो हो सकता है कि इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हो, राइट? तो क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब देखो, यहां पे मैंने जो केस लिया है उसमें जो प्रोडक्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से भी क्या है? कम है। सबस्ट्रेट से भी कम है। कितनी कम है बेटा? तो इतनी कम है, राइट? तो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी थी और जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा जी निकालूं, फ्री एनर्जी बोलते हैं डेल्टा जी को, ओके? तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस सबस्ट्रेट की एनर्जी, यानी कि यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो नेट कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल से लॉस हो रही है। सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जितनी ज्यादा कम एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? लेस। करेक्ट है? लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, ओके? लेकिन इस पूरे रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जितना भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा उतना टाइम्स दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन होगा एनर्जी रिलीज हो रही है, और मोस्टली ये एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। यानी कि ये रिएक्शन इज रिलीजिंग आउट हीट, इट इज गिविंग आउट हीट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है बेटा? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट हो गया बेटा? आगे देखो जरा सा। अब इस पूरे रिएक्शन को फिर से देखो। सबस्ट्रेट को पहले हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, इतना डेल्टा ई हमें देना पड़ा बेटा, इतनी एनर्जी देनी पड़ी। जितनी एनर्जी देनी पड़ी टू एक्टिवेट दिस सबस्ट्रेट इनटू ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी हम सबस्ट्रेट को नहीं देंगे तो ये कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए पहले हमें इतनी एनर्जी से एक्टिवेट करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? बात समझ में आ रही है? तभी जाके ये प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर, अगर मान लो मेरे पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं,
100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिन जिन मॉलिक्यूल के पास इतनी डेल्टा ई, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वही अपने को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जा पाएंगे और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट। इसीलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर पाएंगे, इतनी बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ जी, यहीं पे मैं लिख देता हूं स्टार करके, ओनली दोज S molecules can change into product P that can cross the EA activation energy barrier। बात समझ में आ रही बेटा? समझो। अब the energy possessed by S molecules, बेटा अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर से जो एनर्जी मिल रही है, राइट। तो द एनर्जी possessed by S molecules depends upon ambient temperature, अपॉन एम्बियंट मतलब आसपास का कितना टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाते ही ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैव सो मच एनर्जी दैट दे कैन चेंज इनटू प्रोडक्ट। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाते ही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। देयरफॉर rate of reaction is directly proportional to temperature। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? however जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, वो तो सेम टेम्परेचर या फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर जो मेरा, वहीं पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है बेटा? तो देखो एंजाइम्स क्या करते हैं, इधर देखिए बेटा, ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूं, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? तो एंजाइम्स कुछ ऐसा करते हैं बेटा। एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। किसको कम कर दिया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को। तो जितनी पहले एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अब उतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? इधर देखिए बेटा, सिर्फ इतनी। सो दिस इज EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है बेटा, वो क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम या विदाउट एंजाइम। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या यहां पे, जरा ध्यान से देख लो बेटा। होता क्या है, जो भी एंजाइम है, एंजाइम इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन without increasing temperature, without increase in ambient temperature, by decreasing the EA activation energy, activation energy of the reaction। उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देता है बेटा? डिक्रीज कर देता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ जी। इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम का क्या रोल है? एंजाइम बिना टेम्परेचर को चेंज किए सेम टेम्परेचर पे ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इससे हुआ क्या, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, नाउ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस अ लोअर बैरियर।
तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है वहां पे इतनी एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को मिल रही है कि वो फटाफट इस लो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बन जाए, और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई बेटा कि एंजाइम्स कैसे करते हैं। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ डज एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ने ऐसा क्या किया कि एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई? तो बेटा समझो, एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में होल्ड करते हैं, ठीक है। वो उसको एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में पकड़ते हैं जहां से कि रिएक्शन करना इजी हो, जिससे कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, ठीक है। तो एंजाइम्स रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी बाय द कन्फर्मेशन, बाय चेंजिंग द कन्फर्मेशन, ठीक है बेटा। वो कन्फर्मेशन की वजह से होता है, और कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? 3D स्ट्रक्चर। और एंजाइम इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हैज अ वेरी वेरी यूनिक 3D स्ट्रक्चर। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो उसके 3D स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? यस। तो एंजाइम कैसे ये सारा काम करते हैं, ये चीज क्लियर है। चलिए अब एंजाइम कैटालिसिस होता कैसे है वो देखो। देखो इधर बेटा, स्टेप्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैसे काम करते हैं वो देख लीजिए। देखिए बेटा, स्टेप्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैसे काम करते हैं बेटा, ये चीज ऑलरेडी, अच्छा इससे पहले कुछ और आपको मैं बता दूं। देखो बेटा इधर, इधर देखिए, इधर देखिए एंजाइम कैसे काम कर रहा है। देखो ये एक एंजाइम है, राइट, ये एक एंजाइम है, और एंजाइम का एक अपना यूनिक स्ट्रक्चर है, राइट। एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स। ये अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब फोल्ड होते हैं तो कुछ इस तरीके से फोल्डिंग होती है कि इनमें बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? ऐसे पॉकेट्स। जैसे देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए बेटा, दिस इज 1 पॉकेट, यहां पे एक ऐसा पॉकेट बन गया है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो बहुत सारे पॉकेट बनते हैं। जिस पॉकेट से सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उसी पॉकेट को हम बोल देते हैं बेटा एक्टिव साइट। क्या बोल देते हैं? एक्टिव साइट, करेक्ट। जिससे नहीं बाइंड किया ये भी पॉकेट है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एक्टिव साइट। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पे देखिए, मैं लिख दूं थोड़ा सा, इधर देख लो। हम लोगों ने क्या बोला था? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, आर प्रोटीन्स in their tertiary or quaternary structure, ठीक है बेटा। तो जब ये एंजाइम जो कि एक प्रोटीन है, जब ये अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो रहा था तो इसका बैकबोन अपने ही ऊपर फोल्ड कर रहा होता है, राइट। समझो, एंजाइम्स हैव crevices और पॉकेट्स। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स के पास क्रेवाइस या पॉकेट्स होते हैं, ओके, याद रख लीजिएगा। द क्रेवाइस और पॉकेट टू विच सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एक्टिव साइट। क्या बोल देते हैं? एक्टिव साइट। देखो देखो बेटा, यहां ध्यान देंगे, मैंने बोला एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या थे बेटा? चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ऐसे। सो इट वाज लाइक अ थ्रेड। तो प्रोटीन क्या बेटा? इट इज लाइक अ थ्रेड। जहां पे हमने देखा N और C, ये क्या है बेटा? दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन अंडरगोज प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग। जब इस प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है तो ये प्रोटीन कुछ इस तरीके से फोल्ड हो सकता है। देखेंगे जरा ध्यान से बेटा,
दिस इज N, दिस इज C। अब जरा देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? हाँ जी बेटा, तो यही तो है एंजाइम। दिस थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट? एंजाइम। दिस इज एंजाइम। और इस एंजाइम में ये जो पॉकेट बना है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट। क्लियर है बेटा? हाँ जी, दिस इज एक्टिव साइट। जब भी हम एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम सिंस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग से बना है, तो ये एक रिजिड नहीं, ये एक लेबाइल स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, राइट? एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, ये पूरी तरह से रिजिड नहीं होता है। याद रख लेना बेटा इस बात को, ठीक है? सो दिस इज एंजाइम। अब ये काम कैसे करता है देखो जरा सा। हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम, या एंजाइम कैसे काम करता है। देखो बेटा, तो सबसे पहले द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। पढ़ लो बेटा, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से जाकर के बाइंड करता है, उसमें फिट करता है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट जो है, इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। थोड़ा सा चेंज को हम बोलते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। तो अब एंजाइम का चेंज, थोड़ा सा शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब ये ज्यादा अच्छे से, ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, राइट? फॉर्मिंग ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब क्या होगा? द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर जो भी मेरे ग्रुप्स हैं, जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं, वो दे नाउ कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत पास में, ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अब सबस्ट्रेट का जो पुराना बॉन्ड है उसको वो तोड़ देता है और कुछ नए बॉन्ड बनने लगते हैं। इसकी वजह से सबस्ट्रेट किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, क्योंकि ये अभी भी जो सब प्रोडक्ट नया बना है वो एंजाइम के अंदर ही है, एक्टिव साइट के अंदर। तो अब ये क्या हो गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। नाउ द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज ready to bind to another molecule of the substrate and runs through the catalytic cycle once again। फिर से देखो ये सारी चीज कैसे हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो इधर मैंने आपको ये वाला दिखाया, देखिए ये एंजाइम है, ये एंजाइम है बेटा। इसमें जो इसका एक्टिव साइट है ये ऐसा है, ये और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच में इतना गैप है। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अंदर चला गया तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा चेंज हुआ स्ट्रक्चर में, ये आगे की तरफ आया और ये थोड़ा सा चेंज हुआ शेप में। अगर सिर्फ यहां पे सबस्ट्रेट को अंदर बाइंड कराता तो ये लूज बाइंडिंग होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम नाउ द बाइंडिंग इज टाइट, और इसको हम क्या बोल देंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो ये पूरा काम होता कैसे, आपको दिखाता हूं। देखो बेटा कुछ ऐसे होता है, इसको बाद में दिखाता हूं। यहां देखिए बेटा कैसे होता है, पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है? यू हैव द सबस्ट्रेट, राइट? सबस्ट्रेट को मैंने यहां से दिखा दिया ऐसा सर्कल से, राइट? एंड यू हैव द एंजाइम। दिस इज एंजाइम। अब देखो बेटा दिस सबस्ट्रेट, देखिए बेटा यहां पे क्या होता है? सबस्ट्रेट डिफ्यूजेस, मतलब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूजेस इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। दो एंजाइम डेफिनेट आर्टिकल है बेटा, ठीक है? इसी एंजाइम किसी दूसरे एंजाइम के एक्टिव साइट तक ये
डिफ्यूज हो भी जाएगा तो बाइंडिंग नहीं होगी। तो सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है इट डिफ्यूजेज इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, डिफ्यूजन होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लो मैं एक एंजाइम ले लूं और उसका सबस्ट्रेट ले लूं और इस सबको एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे रख दूं, एब्सोल्यूट 0 पे डिफ्यूजन 0 हो जाता है। अगर डिफ्यूजन 0 हो जाएगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम रखे हैं लेकिन वो एक दूसरे तक मिल ही नहीं पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 पे कोई भी रैंडम मोशन नहीं होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर है? तो किस एंजाइम कैटालिसिस में सबसे पहला प्रोसेस ही होता है डिफ्यूजन। द सबस्ट्रेट डिफ्यूजेस इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और डिफ्यूजन इज टेम्परेचर ड्रिवन प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ो। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम में, एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएगा और उसकी वजह से एंजाइम में कुछ चेंज होगा, इट विल ऑल्टर द शेप, जिसकी वजह से टाइट फिटिंग होगी और टाइट फिटिंग के बाद ये कैसा दिखेगा, देखो इधर कुछ ऐसा, राइट। और ये आ गया सबस्ट्रेट, राइट बेटा, सबस्ट्रेट। और ये क्या है एंजाइम, ये क्या बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स। ये जो ES कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोसेस है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में डिफ्यूज करके आया और हो सकता है कि इससे पहले कि एंजाइम इसको टाइटली बाउंड करे सबस्ट्रेट वापस भी निकल जाए, पॉसिबल है, राइट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट में डिफ्यूज किया और वापस निकल भी गया, यानी कि ES कॉम्प्लेक्स नहीं बना। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मे फॉर्म ES कॉम्प्लेक्स और मे नॉट, सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हो सकता है कि ES फिर से टूट करके एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग हो जाए, कैटालिसिस हुई नहीं, तो इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप। नाउ ES कॉम्प्लेक्स के अंदर अब यहां पे क्या होगा, कैटालिसिस, मतलब एंजाइम के जो एक्टिव साइट पे ग्रुप्स हैं वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके इंटरैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ बॉन्ड टूटेगा, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो अब सबस्ट्रेट के अंदर पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, तो अब ये सबस्ट्रेट रहा ही नहीं, क्या हो गया प्रोडक्ट, राइट, क्या हो गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इज स्टिल इनसाइड द सबस्ट्रेट, कहां है बेटा, इनसाइड द सबस्ट्रेट। मान लीजिए कि यहां पे ये जो सबस्ट्रेट था ये टूट गया 2 पार्ट में, लेकिन ये अभी भी कहां है, इन दी एंजाइम एक्टिव साइट। तो अब हम इसको क्या बोल देते हैं, EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जब टूट गया तो अब इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी रहेगी नहीं, तो अब यहां पे होगा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो बेटा एंजाइम जो है ये वापस से प्रोडक्ट्स को छोड़ देगा, एंजाइम क्या हो गया, नाउ इट इज अगेन फ्री एंजाइम, करेक्ट, ये क्या हो गया फ्री एंजाइम। नाउ फ्री एंजाइम इज फ्री टू डू दिस होल प्रोसेस वंस अगेन, राइट। और इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या मिल गया बेटा, 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये क्या मिल गया प्रोडक्ट। क्लियर बेटा, सो दिस इज प्रोडक्ट। तो अगर आप नेट रिएक्शन को देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक सबस्ट्रेट 2 प्रोडक्ट में चेंज हो गया। बस इस रिएक्शन को करवाया किसने तेजी से, एंजाइम ने। क्या बिना एंजाइम के भी ये होता, हाँ होता, बट बहुत ही स्लो होता, ठीक है बेटा। बस एंजाइम का रोल क्या था, इसने इस पूरे प्रोसेस को फास्ट कर दिया। क्लियर है। और इस पूरे प्रोसेस में क्या एंजाइम कहीं पे यूटिलाइज हुआ, कहीं पे यूज हुआ, नहीं, एंजाइम यूज ही नहीं हुआ है। सेम एंजाइम बार बार काम करता रहेगा, रिसाइकल होता रहेगा, ठीक है जी। क्लियर बेटा, हाँ जी। अब एक एंजाइम 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। क्या होता है बेटा, टर्नओवर नंबर। देखिए यहां पे स्टार करके लिख देता हूं, टर्नओवर नंबर। ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ, टर्नओवर नंबर क्या होता है बेटा, इट इज नंबर ऑफ
substrate molecules converted into products per minute by one enzyme molecule. ठीक है बेटा, ये उस मॉलिक्यूल का, उस एंजाइम मॉलिक्यूल का क्या होता है बेटा, टर्नओवर नंबर। यानी कि सोचो, जिस एंजाइम का टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा है मतलब दैट इज अ फास्टर एंजाइम, जिस एंजाइम का टर्नओवर नंबर जितना कम है मतलब दैट इज अ स्लोअर एंजाइम। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, हायर टर्नओवर नंबर TON, हायर TON implies फास्टर एंजाइम। क्लियर बेटा, टर्नओवर नंबर जितना ज्यादा है एंजाइम उतना फास्ट है, यानी कि उसकी कैटालिसिस करने की स्पीड उतनी ज्यादा है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है ये सब कुछ? यस। चलिए, सो दिस इज अबाउट योर कि कैसे एंजाइम्स काम करते हैं। अब कुछ और बात करेंगे हम लोग, लेट्स सी। चलो जी, इसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लेट्स सी कि एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं। ओके, अब एंजाइम कैसे काम करता है ये हमें समझ में आ गया है, क्यों हमें जरूरी है ये भी समझ में आ गया है। तो एंजाइम्स गुड, ठीक है, लेकिन ये कितने तरह के होते हैं, लेट्स सी। देखो बेटा, या कितने तरह के होते हैं उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, तो बेटा देयर आर अ कपल ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, और उन फैक्टर्स का मैं पहले नाम लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो होता है दैट इज टेम्परेचर, राइट। दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज पीएच। थर्ड जो फैक्टर होता है बेटा दैट इज योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एंजाइम कंसंट्रेशन, राइट, एंजाइम कंसंट्रेशन। फिफ्थ जो हमारा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। देखना चालू करें बेटा, यस, देखना चालू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखो बेटा, टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम एक्टिविटी किस तरह से वैरी करती है। लेट मी शो यू थ्रू अ ग्राफ। एक ग्राफ बनाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है ये। लेट्स सी। देखो बेटा, अब इस ग्राफ से हमें एंजाइम एक्टिविटी देखनी है, तो सबसे पहले मैंने इस वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एंजाइम एक्टिविटी। और एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या बेटा, एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब जो रिएक्शन का स्पीड होगा वो ज्यादा होगा। यानी कि अगर किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के वेलोसिटी को आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा है या कम है, राइट। एक्टिविटी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। एंजाइम एक्टिविटी यानी कि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, या हम बोल दें रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करो, या आप इसी को एंजाइम एक्टिविटी बोल दीजिए, ऑल आर द सेम थिंग्स, राइट। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा, हमें तो टेम्परेचर देखना है, तो हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि
रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया बेटा, टेम्परेचर, क्या ले लिया, टेम्परेचर, राइट। लेट अस सी क्या देखते हैं हम लोग, ग्राफ कैसा मिलता है हमें, हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है बेटा, हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, हमें ग्राफ बेटा कुछ ऐसा मिलता है, राइट। ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, इधर देखिए, ये दिखा रहा है कि मान लो कि यहां पे मैंने टेम्परेचर ले लिया, दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इधर देखिए बेटा, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ओके। देखिए इधर, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, इस ग्राफ को जब आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, सबसे पहली चीज कि हाईएस्ट पॉइंट तो ये है, राइट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जहां पे कि हमारा रिएक्शन का स्पीड सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा है बेटा, राइट। ये वो जगह है जहां पे कि मेरे रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा है, करेक्ट। यानी कि एट अराउंड दिस टेम्परेचर, इसको मैं लिख दूं 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेरा ये जो एंजाइम है ये सबसे अच्छे से काम कर रहा है, इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी ज्यादा है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, जैसे ही बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट, इज डिक्रीजिंग। और एक सर्टेन टाइम के बाद तो बिल्कुल ही कम हो गई है, खत्म हो गई है। वैसे ही अगर मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो भी मेरा एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है, एंड आफ्टर वन टेम्परेचर तो हमें कोई एक्टिविटी ही नहीं मिल रही है, करेक्ट, राइट बेटा। समझो, यहां देखिए बेटा, तो ये जो टेम्परेचर है 37 डिग्री, इसको हमने बोल दिया ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस एंजाइम के लिए, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सबसे बेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा एक्स पे है, तो ये दिस इज 37, दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बुक्स ऊपर लिखते हैं लेकिन आइडियली यहां लिखना चाहिए क्योंकि ये टेम्परेचर है, ये तो वेलोसिटी की बात हो रही है, क्लियर बेटा, यस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि as we increase the temperature from optimum temperature, the enzyme activity decreases। ये डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है बेटा, ड्यू टू डीनेचुरेशन of the enzyme, that is denaturation का मतलब क्या है, loss of its structure and function, right। So as we increase temperature from optimum temperature, the enzyme activity decreases due to denaturation of the enzyme, ठीक है बेटा। चलिए याद रखना, एंजाइम डीनेचुरेशन जो है, एंजाइम डीनेचुरेशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसा होता है बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसीलिए अगर वापस से मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो एंजाइम एक्टिविटी फिर से इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है बेटा। इसीलिए इफ वी लेटर डिक्रीज द टेम्परेचर,
द एक्टिविटी विल नॉट बी रिज्यूम्ड, एक्टिविटी वापस से रिज्यूम नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब इस साइड की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर, द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। यहां पे भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। यहां पर एंजाइम का डीनेचुरेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इनएक्टिवेशन हो रहा है एंजाइम का। लो टेम्परेचर पे इनएक्टिवेशन होता है, डीनेचुरेशन नहीं होता है। ब्रैकेट में लिख लो, नॉट डीनेचुरेशन। इसीलिए वापस से इफ लेटर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, the enzyme activity is या will be resumed, will be resumed। मतलब ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। ये जो एंजाइम एक्टिविटी का लॉस है इट इज रिवर्सिबल, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? यस। यहां पे मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में भी लिख देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? तो टेम्परेचर पे कैसे वैरी करे आपको दिख रहा है? टेम्परेचर एंजाइम के केस में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उससे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया, इन आइदर डायरेक्शन द एंजाइम एक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहीं पे स्टार करके लिख दें। इसका मतलब क्या है कि द एंजाइम एक्टिविटी, मैं पूरा लिख देता हूं बेटा, decreases with increase in temperature, on either side, either side मतलब बढ़ाना या घटाना, either side from optimum temperature। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? अब समझो, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर की तो यहां पर कुछ और पॉइंट लिख लेना। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर in the range of 20 to 40 degree Celsius for mesophilic organisms, mesothermic organisms। मीजोथर्मिक मतलब organisms that live in medium temperature, not high not low, medium temperature या moderate temperature लिख लो बेटा, in moderate temperature। और मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेटा मीजोथर्मिक ही होते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स किस रेंज में रहते हैं? 20 to 40। करेक्ट? हाउएवर याद रखना, सम एंजाइम्स फ्रॉम थर्मोफिलिक
ऑर्गेनिजम्स, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर, बेसिकली 80-90 डिग्री वाले, राइट. सम एंजाइम्स फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर in range of 70 to 90 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रहा बेटा? 70 to 90 डिग्री सेल्सियस, याद रख लीजिएगा. सच एंजाइम्स आर कॉल्ड थर्मोस्टेबल एंजाइम्स. क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोस्टेबल एंजाइम्स. एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा. एग्जाम्पल, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज एंजाइम हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा. तो टैक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो थर्मस एक्वेटिकस नाम के एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से हमें मिलता है. ओके. और ये जो बेटा एंजाइम है ये थर्मोस्टेबल है. 72 डिग्री पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका. ठीक है. 90, 95, 98, 99 डिग्री तक ये खराब नहीं होता है. तो ये हाई टेम्परेचर पे भी ये एंजाइम डिनेचर नहीं होता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम. ठीक है बेटा. चलिए, तो आपको सबसे पहला चीज मैंने बता दिया, पहला फैक्टर बता दिया टेम्परेचर. व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर बेटा? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज पीएच. पीएच देखो बेटा, फिर से एक पहले मैं ग्राफ लेता हूं और फिर उसके थ्रू आपको समझा देता हूं. देखिए इधर, यहां लीजिए. इधर सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? पीएच. करेक्ट. और इधर क्या ले लेंगे? एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है बेटा. एंजाइम एक्टिविटी ऑन द वाई एक्सिस एंड पीएच ऑन द एक्स एक्सिस. ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बेटा. फिर से वैसा ही बेल शेप, ऐसा ग्राफ. करेक्ट. अब एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं जरा सा, दिस इज 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो बेटा, राइट. देखिए अब इधर देखिए बेटा, इस ग्राफ को जब हम देख रहे हैं तो इफ यू लुक एट द पीएच, आपको दिख रहा है कि ये जो एंजाइम है इसका ऑप्टिमम पीएच एट अराउंड 7 है. राइट. मतलब ये न्यूट्रल पीएच पे सबसे अधिक एक्टिविटी शो कर रहा है. करेक्ट. सो ये जो आपका पीएच है बेटा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच. ठीक है. अगर हम पीएच इससे इंक्रीज करते हैं या हम इससे डिक्रीज करते हैं, इन आइदर डायरेक्शन मेरी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही है? लूज हो रही है. राइट. ग्राफ कैसा बेटा? इट इज बेल शेप्ड कर्व. पिछला कर्व भी कैसा था? बेल शेप्ड कर्व बेटा. यानी कि यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि एवरी एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम pH where its activity is maximum. Activity is maximum. अब समझो, चाहे मैं pH को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, दोनों ही केस में pH जैसे ही मैं चेंज करूंगा मेरे अमाइनो एसिड के ऊपर का चार्ज चेंज हो जाता है बेटा. याद करो ज्विटर आयन वाला कॉन्सेप्ट. राइट. और उसकी वजह से मेरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा परमानेंटली. इरिवर्सिबल प्रोसेस.
राइट। और जैसे ही मेरा प्रोटीन डीनेचर होगा, मतलब एंजाइम डीनेचर हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप वापस से कितना भी पीएच को ऑप्टिमम पे लाने की कोशिश करो, एंजाइम वापस से एक्टिव नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी रिज्यूम नहीं होगी। करेक्ट। देखो इधर, तो हम लोग बोलते हैं एनी चेंज फ्रॉम ऑप्टिमम पीएच will cause permanent denaturation of the enzyme and hence loss in या loss of enzyme activity, ठीक है बेटा, ये परमानेंट प्रोसेस होता है। ठीक है। अब अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं उनका ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई एसिडिक एंजाइम है तो उसका ऑप्टिमम पीएच एसिडिक रेंज में होगा। से फॉर एग्जांपल पेप्सिन, राइट, जो हमारे स्टमक में होता है, उसका ऑप्टिमम पीएच इज अराउंड 2, समझ में आ रहा है, 1.8 के आसपास है, तो वो एसिडिक पीएच में काम करता है। तो जिस एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो उसी पीएच पे काम करेगा, दूसरे पीएच पे काम नहीं करेगा। राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जितने भी हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम पीएच ऑफ अराउंड 2.0, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं सलेवरी एंजाइम्स की, हैव ऑप्टिमम पीएच ऑफ अराउंड 6.8, स्लाइटली एसिडिक। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम पीएच ऑफ अराउंड 7.8, अल्कलाइन कंडीशन। बात समझ में आ रही है बेटा। तो अलग अलग एंजाइम्स के पीएच भी अलग अलग होते हैं। क्लियर हो गया। ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होता है। तो सेकंड वाज पीएच। चलिए पीएच के बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा? थर्ड फैक्टर इज एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा, अगर मान लो एंजाइम ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि enzyme activity is directly proportional to enzyme concentration. Enzyme concentration. ठीक है बेटा, कुछ ज्यादा समझने जैसा नहीं है। फोर्थ फैक्टर वाज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में S, द बिग ब्रैकेट पैरेंथेसिस इज फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम की एक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, लेट्स सी। अगेन इसको भी मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान दो बेटा। मान लीजिए, हाँ जी, अज्यूम कर लो बेटा कि एक सबस्ट्रेट है, उसको एक प्रोडक्ट में एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा है। अज्यूम कर ले, राइट। अज्यूम कर लेते हैं कि एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में एक एंजाइम मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर पाता है। लेट अस अज्यूम इट, राइट। तो होगा क्या? अब यहां पे मैंने एक केस ले लिया बेटा। देखो यहां पे मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में वाटर है और यहां पे 10 एंजाइम्स हैं, 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स, 10। ठीक है, समझो। जिस समय यहां पे मेरे पास 0 सबस्ट्रेट है, यहां पर मैंने क्या रख दिया बेटा? सबस्ट्रेट। और यहां पर क्या ले लूं बेटा? प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट। अगर मेरा सबस्ट्रेट 0 है तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा? 0।
अगर मेरा सबस्ट्रेट बेटा 5 है तो मुझे क्या मिलेगा, 5 के 5 सबस्ट्रेट को 5 एंजाइम 1 सेकंड में ही कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो 5 सबस्ट्रेट इन 1 सेकंड, सॉरी 5 प्रोडक्ट पर सेकंड, मुझे स्पीड मिल गया। अगर मान लो इसको मैं 10 कर देता हूं तो 10 सबस्ट्रेट को 10 एंजाइम 1 सेकंड में ही 10 प्रोडक्ट पर सेकंड, स्पीड तो यही मिल रही है मुझे। या आप इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूं मैं, तो मुझे यहां पे बेटा प्रोडक्ट कितना मिला 5, प्रोडक्ट कितना मिला 10। रेट की बात कर लेते हैं, रेट क्या होता है बेटा, dp अपॉन dt, प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो यहां पर प्रोडक्ट 0 है तो 0 हो गया, यहां पे प्रोडक्ट 5 है इन 1 सेकंड, यहां पर क्या है 10 प्रोडक्ट पर सेकंड। अगर मान लो मैंने सबस्ट्रेट बेटा 20 कर दिया तो मुझे प्रोडक्ट तो 20 मिलेगा लेकिन 2 सेकंड लगेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा 10 प्रोडक्ट पर 2 सेकंड, यानी कि स्पीड क्या हो गया, सॉरी हमें क्या मिलेगा बेटा 20 प्रोडक्ट तो मिलेगा लेकिन 2 सेकंड में मिलेगा, यानी कि स्पीड कितना हो गया बेटा 10 प्रोडक्ट पर सेकंड। अगर मान लो मैं फर्दर सबस्ट्रेट बढ़ा करके 50 कर दूं तो मुझे प्रोडक्ट भी 50 मिलेगा, लेकिन 50 प्रोडक्ट मिलने में इस 10 एंजाइम को 5 सेकंड लगेगा, नहीं 5 बार उनको कैटालिसिस करना पड़ेगा, तो 50 प्रोडक्ट बाय इन 5 सेकंड्स, यानी कि स्पीड कितना हो गया 10 प्रोडक्ट पर सेकंड। यानी कि समझो कि एक सर्टेन टाइम के बाद मेरा स्पीड बढ़ नहीं रहा है, पहले स्पीड बढ़ रहा था लेकिन इसके बाद स्पीड नहीं बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसी एक्टिविटी को ग्राफ में प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमें, देखो जरा सा, कुछ ऐसा दिखेगा। इधर देखिए, दिस इज y एक्सिस, हियर यू हैव द x एक्सिस, राइट। यहां पे मैंने ले लिया है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इधर मैं क्या ले रहा हूं बेटा, टाइम, सॉरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या ले रहा हूं बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, करेक्ट। ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, शुरू में जिस समय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 0 था मेरा वेलोसिटी भी 0 था, धीरे धीरे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, मेरा वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ रहा था लीनियरली। लेकिन एक सर्टेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आया बेटा, एक सर्टेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आया जहां के बाद अब फर्दर कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा था, मेरा रेट क्या हो गया सैचुरेट, वेलोसिटी क्या हो गया सैचुरेशन पे आ गया। ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे मिली है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड वी मैक्स। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे बेटा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ये वेलोसिटी मिली है दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट सैचुरेशन पॉइंट, सबस्ट्रेट सैचुरेशन कंसंट्रेशन या पॉइंट, करेक्ट है बेटा। अगर हमारे पास Vmax है तो हम इससे Vmax बाई 2 निकाल सकते हैं क्या, यस, ये पॉइंट क्या हो जाएगा Vmax बाई 2। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमें Vmax बाई 2 मिला है इसी को हम बोलते हैं बेटा Km वैल्यू, क्या बोल देते हैं Km वैल्यू, क्लियर है? हाँ जी बेटा। तो द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ of the Vmax is achieved is called Km, right? तो Km क्या है बेटा, Km is substrate concentration at which Vmax by 2 is achieved, ठीक है बेटा। इसी Km को हम बोलते हैं बेटा माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट,
राइट। Km क्या है? Km इज ऑल्सो कॉल्ड माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। Km माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब ये कहां से आता है? माइकेलिस मेंटन इक्वेशन से आता है, जो कि अब यहां पे हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जब प्रॉपर बैचेस की बात करेंगे, ओलंपियाड के बैच की बात करेंगे, तो उसके अंदर मैं डिटेल में ये सब कुछ बता रखा हूं बेटा, और आगे भी बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे आता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट पे कैसे वैरी कर रहा है एंजाइम एक्टिविटी, ये समझ में आ गया। पहले एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तक the enzyme activity increases with increasing substrate concentration, and after that there is no increase. सबस्ट्रेट बढ़ाते रहो, एंजाइम एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। क्लियर बेटा? सो दिस इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहां से आपको क्या मिल गया? Km वैल्यू। यस, याद रखना बेटा, यहां पे लोअर Km वैल्यू का मतलब होता है हायर सबस्ट्रेट एंजाइम एफिनिटी, ठीक है बेटा। अगर सबस्ट्रेट और उसके एंजाइम के बीच में एफिनिटी जितनी ज्यादा है, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा है, Km की वैल्यू उतनी कम होगी, राइट। लोअर Km वैल्यू डिनोट्स बेटर एंजाइम, बेटर एंजाइम, ठीक है बेटा। जिस एंजाइम की Km वैल्यू जितनी कम है, मतलब उस एंजाइम की एक्टिविटी उतनी अच्छी है, वो उतना अच्छा एंजाइम है, ठीक है। यहीं पे समझो, यानी कि अगर हायर Km वैल्यू हो तो हायर Km वैल्यू, हायर Km वैल्यू मतलब होता है कि लोअर सबस्ट्रेट एंजाइम एफिनिटी, ठीक है बेटा। और ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। डिनोट्स दैट एंजाइम इज बीइंग इनहिबिटेड, डिनोट्स एंजाइम इनहिबिशन और लेस एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? तो आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी पता चल गया। फाइनली हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इनहिबिटर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? इनहिबिटर्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी विल टॉक अबाउट इनहिबिटर्स। फिफ्थ, इनहिबिटर्स। देखो बेटा, इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं। इनहिबिटर ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, नाम ही है इनहिबिटर, राइट। तो ये क्या करते हैं बेटा? आर मॉलिक्यूल्स दैट डिक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है बेटा। एंजाइम एक्टिविटी को क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं। जब भी हम लोग इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच इनहिबिटर्स डिक्रीजेस द एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन, राइट। तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं? दे कॉजेज एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है। जब भी बेटा हम लोग इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं। ये जो इनहिबिटर्स है, ये कितने तरह के हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक को बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरे को बोलते हैं बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। वैसे तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी होते हैं, लेकिन वो यहां पे बेटा बेस कैंप में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? दो तरह के बेसिक टाइप ऑफ इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं? बेसिक सी चीज,
यहां पे आप लोग जान लीजिए बेटा, एडवांस लेवल की बातें बाद में करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और या मैं लिख दूं, दीज आर एनालोगस टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। बेसिकली हो क्या रहा है बेटा, समझो कि ये इनहिबिटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एनालोगस टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जैसे दिखते हैं, राइट, दे आर एनालोगस टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड हेंस competes with the substrate molecules for binding with the same active site of same enzyme molecule। ठीक है बेटा, तो ये इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट के जैसे ही दिखते हैं, सबस्ट्रेट के जैसे ही होते हैं। तो ये करते क्या है कि एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके खुद बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम होने ही नहीं देते हैं, रिएक्शन होने ही नहीं देते हैं। जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तब तो रिएक्शन होगा, जब इनहिबिटर बाइंड करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और ये इनहिबिटर ऐसे हैं कि सबस्ट्रेट के जैसा दिखते हैं, दे मिमिक द सबस्ट्रेट, ठीक है, मिमिक करते हैं सबस्ट्रेट को, तो सबस्ट्रेट के जैसे दिखते हैं और खुद जाकर के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाते हैं और रिएक्शन होने ही नहीं देते हैं। इस तरीके से ये इनहिबिशन कॉज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा? हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ये सेम एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों ही एंजाइम के सेम हॉट चेयर जो है, जो एक्टिव साइट है, उससे बाइंड करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, इसीलिए नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरी चीज समझो, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये क्या कॉज करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड। हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स्ड बाय एडिंग लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इनहिबिशन हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। मान लो एक एंजाइम है, इनहिबिटर ने उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है, तो इस इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग मोर एंड मोर सबस्ट्रेट। जब हम ज्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, अब सबस्ट्रेट इनहिबिटर के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा। तो द चांसेस कि सबस्ट्रेट के जगह इनहिबिटर जाके बाइंड करे एंजाइम के एक्टिव साइट से और एक्टिविटी को रोके, दैट विल बी वेरी वेरी लेस, राइट, वेरी वेरी लेस। मोस्टली कौन जाके बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, सबस्ट्रेट, और इसीलिए आपको एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलने लगेगी, राइट। यानी कि ऐसे इनहिबिशन को हमने रिवर्स कर दिया बाय एडिंग मोर एंड मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। कितना सबस्ट्रेट डालेंगे, इतना कि वो इनहिबिटर के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट हो जाए। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। याद रखना बेटा, अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो यहां पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बेटा सबस्ट्रेट के एनालोगस नहीं होते हैं, इसीलिए वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करते हैं। दे बाइंड टू अदर साइट्स ऑफ द एंजाइम बट एक्टिव साइट, मतलब एक्टिव साइट्स को छोड़ करके और किसी के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। दे बाइंड टू अदर साइट्स ऑफ द एंजाइम बट एक्टिव साइट, उससे बाइंड नहीं करते। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर दे डू नॉट कंपीट विथ सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के साथ यहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सेकेंडली याद रखना बेटा, ये जो इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है।
ठीक है, मोस्टली इरिवर्सिबल होती है और इसीलिए ऐसे इनहिबिशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज इरिवर्सिबल, इज इरिवर्सिबल। ठीक है बेटा, चलिए सेम टेबल को बेटा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सेम टेबल को हम लोग यहां पे कंटिन्यू करेंगे और यहां पे कुछ और चीजें देख लो। सबसे पहली चीज, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो उस केस में हमारा Km वैल्यू इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, लाइक बट Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट Vmax डिक्रीजेस। क्या होता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये ऐसी चीज है बेटा जो कि यहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जो हमारे ओलंपियाड के बैचेस वगैरह होते हैं वहां पे हम लोग ये सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। यहां बेस कैंप में आप लोग बेसिक सी चीज ये बस जान लो, दैट विल बी सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबसे पहला हम लोग बोलते हैं मैलोनेट। मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ किसका बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैलोनेट इज एनालोगस टू सक्सिनेट। होता क्या बेटा, एसडीएच आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। इस सक्सिनेट यानी कि यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, प्रोडक्ट क्या है, फ्यूमरेट, राइट। अब इस सक्सिनेट से मिलता जुलता मॉलिक्यूल क्या है, मैलोनेट, राइट। ये मैलोनेट जाकर के सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है और रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, एंजाइम एक्टिविटी को रोक देता है। ठीक है, क्लियर बेटा। चलिए और बेटा समझो, यहां पे बोल देता हूं, लिख लेना आप लोग। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल का पार्ट है जिससे एटीपी बनता है, एटीपी नहीं बनेगा तो हम मर जाएंगे, राइट। यानी कि अगर किसी को मैलोनेट दे दिया तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्रेब्स साइकिल रुक जाएगा, एटीपी नहीं बनेगा, इंसान या ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। इसीलिए मैलोनेट को हम लोग एज अ इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है वो समझ में आ गया। चलिए बेटा सेकंड एग्जांपल यहां पे बताता हूं, जैसे कि सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स जैसे कि लाइक सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड बेटा, ओके, आर एनालोगस टू पाबा, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, पाबा का मतलब होता है पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, एंड inhibits folate synthesis, folate synthesis। याद रखना फोलेट जो है बेटा, फोलेट is required for bacterial cell wall synthesis, cell wall synthesis। यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया को हमने सल्फा ड्रग दे दिया तो उसमें फोलेट नहीं बनेगा, फोलेट नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। देयरफॉर यहां पे देख लो,
Therefore, sulfa drugs are used as broad spectrum antibiotics. एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार देते हैं, किल कर देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो जी, ये तो हो गया एग्जाम्पल्स। यहां पे कुछ और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसे पहला हम लोग बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, non-competitive inhibitor of hemoglobin. हीमोग्लोबिन से एक बार बाइंड कर जाता है और ये उसको छोड़ता ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और हमारी डेथ हो जाती है। इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, राइट? क्या कॉज करता है? कॉजेज CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, राइट बेटा? या फिर याद करो साइनाइड, राइट, इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज of electron transport chain of mitochondria। तो अगर आपने किसी को साइनाइड दे दिया तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगा, एंड एज अ रिजल्ट अगेन ATP नहीं बनेगा एंड द पर्सन विल डाई। इसीलिए साइनाइड इज सच अ पोटेंट पॉइजन। बात समझ में आ रही है बेटा? तो दिस तरह से जितने भी इनहिबिटर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन और दे कैन इवन बी फेटल, जानलेवा हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम्स। क्लियर बेटा? एंजाइम एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मजा भी आ गया होगा बेटा। नहीं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, यू मस्ट हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। तो अब से जब एंजाइम आएगा तो परेशान नहीं होना है। नहीं, नाउ यू नो व्हाट दे आर, how they function, how they increase the reaction rate, right? How their activity is affected, what are the factors that they affected, that affect enzyme activity. Clear beta? So this is all in this lecture from my side. Stay tuned. In the next lectures we are going to come up for you with the animal tissue, right? Another ऐसा टॉपिक जो कि आप लोग 9th 10th लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हो, लेकिन जैसे ही 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो वहाँ पे कई बार लिखा रहता है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड यू कीप थिंकिंग कि ये सब चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा बेटा एनिमल टिश्यू, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी की बेटर हो सके। थैंक यू वेरी मच बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।